नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है ना, आइए चलते हैं। मैच द फॉलोइंग क्रॉपिंग सीजन विद देयर मेजर क्रॉप्स। हमको इनको मैच करना है, इनकी जो अकॉर्डिंग टू वेदर है और किनको करना है, फसलों से करना है। जैसे कि खरीफ की फसल, ठीक है, देखिए खरीफ की फसल का क्या संबंध है, किससे है, वो अपन को देखना है। तो खरीफ का फसल किससे होता है? जैसे फसल जो होती है रबी, खरीफ और जायद, तीन टाइप की फसल होती है। ठीक है, खरीफ की फसल में जो बोया जाता है, क्या बोया जाता है? गेहूं, सरसों, क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, चना बोया जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फसलें हैं जो रबी में बोई जाती है, दालें भी कई प्रकार की बोई जाती है। अब चलते हैं खरीफ की तरफ। गेहूं, सॉरी, बाजरा, ज्वार बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। और जायद में क्या होता है? जैसे कि खरबूजा होना, तरबूज होना, ये सारी फसलें बोई जाती हैं। अब इनको मैच करना है। देखो खरीफ की फसल में आप देखो गेहूं, चना, रैपसीड, सरसों, तो ए का मैच किससे हो जाएगा बच्चों? 3 से हो जाएगा। आगे चलते हैं। रबी अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है, मैंने रबी में उल्टा लिख दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, एक बार देख ही लेते हैं अपन लोग। रबी की फसल अक्टूबर से कब बोई जाती है? मार्च में बोई जाती है। तो अक्टूबर से मार्च में कब बोया जाता है? खरीफ की फसल, सही करो इसको, मैंने गलत मैच किया ना। तो इसमें कब बोई जाती है बच्चों? चावल और ज्वार, बाजरा, कपास बोया जाता है खरीफ के अंदर। और रबी के अंदर अक्टूबर और मार्च से बोई जाती है। तो इसमें कौन सी फसल आएंगे बच्चों? ये देखो, गेहूं, चना, रेपसीड और सरसों आती है। और जायद, जायद में कौन सी आएंगे बच्चों? ये देखो, फल और सब्जियां। यही मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा था। रबी, रबी कब बोया जाता है? अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, मैंने ऑप्शन वो गलत लगा दिया था, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो खरीफ में देखो क्या है? खरीफ में बच्चों चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार। और रबी में देखो गेहूं, चना, रेपसीड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ऐसा ऑप्शन देखो कहां पे, ए में क्या जाता हो? सेकंड जाता हो। ए में क्या जाता हो? सेकंड। तो ये दोनों है। अब बी में क्या जाता हो बच्चों? बी में जाता हो 3, तो ये है। और सी 1 हो गया। लो, आंसर हो गया हमारा। आंसर हो गया कि नहीं हुआ? तो ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, मिलान करना है फसलों का। मैंने आपको बता दिया है, रबी, सरसों, चना, खरीफ, ज्वार, बाजरा और जायद, ये ठीक है, मिसमैच हो गया था इस वजह से। अब आपके सामने सारी चीजें क्लियर है। आओ आगे चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट इनको बोला जाता है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, और एक होता है बच्चों वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के अंदर उपराष्ट्रपति किस शाखा का हिस्सा होता है? केवल विधायी का होता है? नहीं, केवल न्यायिक, केवल ओनली वर्ड थोड़ा डरावना है। केवल कार्यकारी या कार्यपालिका और विधायी शक्ति दोनों का ही होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव भी दोनों का ही ये होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आंसर हो गया डी यहां से। ठीक है, अब प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के जब बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति पाइए आप लोग सारे बच्चे। तो राष्ट्रपति, तो भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी कौन है बच्चों? मुर्मू है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे ही आपसे प्रेसिडेंट के बारे के अलावा क्या पूछा जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर का पूछा जा सकता है। तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए भी रेडी रहा करो सारे बच्चे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देश के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के अलावा दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? नरेंद्र मोदी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। ये बात याद रखनी है कि नहीं रखनी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, आइए। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के बारे में बताने का प्रयास किया बच्चों? ठीक है, संबंधों की जांच के लिए या बताने का प्रयास किया, वो हमसे पूछा गया। चलिए आइए देखते हैं। किस समिति में? अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या सरकारिया समिति? तो न्यायमूर्ति थे, कौन थे? सरकारिया साहब। तो ये न्यायमूर्ति होते हैं बच्चों। कौन थे ये? न्यायमूर्ति थे।
ठीक है, कौन थे? सरकारिया थे, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, न्यायमूर्ति थे। ठीक है, इनको ही क्या दिया गया था? केंद्र और राज्य के संबंधों को दर्शाने के लिए इनके बीच सेतु के रूप में काम करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसको बोला गया था सरकारीय समिति। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखते। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहां से सी हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ये हमसे पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार कौन से के अकॉर्डिंग नहीं रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है? 1944वां होता है। कौन से कब होता है? 1978 में होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 42वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां भी 1976 में होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में हमारे बहुत बार पूछा गया। 42 एंड 44 हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। 1978 में होता है। संविधान के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है कि संविधान, ठीक है, संविधान जो बन के रेडी हो जाता है वो 26 नवंबर 1949 को हो जाता है, लेकिन लागू जो इम्पोज जो किया जाता है वो किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। लागू कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनने में जो समय लगता है 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये बात भी हमें यहां से याद रखनी है ये। ठीक है, संविधान समिति के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं B.R. अम्बेडकर जी रहते हैं। वॉइस क्लियर है ना? B.R. अम्बेडकर जी रहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कौन रहते हैं? B.R. अम्बेडकर जी रहते हैं। ये सारी बातें, ये नॉर्मली बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। अभी तक संविधान संशोधन 105 और 106 हो चुके हैं, ये बात भी ध्यान रखना। मतलब कि जब से संविधान लागू हुआ है यानी कि 1950 26 जनवरी से अब तक 105 से 6 बार इसमें परिवर्तन किया जा चुका है मूल अधिकारों के अंदर या मूल संविधान के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा कब से? 1978 से। कौन सा संविधान संशोधन था? 1944वां था। एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया में विदेशियों के न्यायाधिकरण की क्या भूमिका होती है? जनगणना कराना, मतदाता पहचान पत्र जारी करने हेतु, अवैध प्रवासियों को निर्वासित करना, या एनआरसी से बाहर हुए व्यक्तियों की नागरिकता की पुष्टि करना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी आंसर इसका हो जाएगा कि एनआरसी से बाहर हुए व्यक्तियों की नागरिकता की क्या करना? पुष्टि करना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया था? मतलब कि 40 लोगों का समूह था, तुर्की लोगों का। तुर्की लोगों के 40 लोगों का समूह था, मतलब 40 तुर्की अमीर लोगों का समूह। अमीर भी थे भैया, ये अमीर लोगों का समूह था बच्चों ये। देखो अब मैं इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। आसान भाषा में आप कैसे समझोगे? देखिएगा, एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है, जैसे मैं एक ग्रुप चला रहा हूं, इसका एक ऑनर है व्यक्ति, एक क्या है? ऑनर है। अब इसका एक व्यक्ति जो ऑनर है, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज है, यहाँ पे क्या एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉय क्या करते हैं? अपना गुट बना लेते हैं। किसके खिलाफ? इस सेठ जी के खिलाफ। आप ये समझ लो, इस सेठ जी के खिलाफ वो बना लिया इन्होंने, गुट बना लिया। अब इसको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जो राजा होता था ना, तो राजा जो सलाह ले लेता था या किसी की बात मानता था, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर जो राज दरबारी होते थे उनकी मानता था। और राज दरबारी मिल जाए और राजा को उठाने का या हटाने का प्रयास करने लग जाए, तो भाई ऐसा कहा गया कि 40 लोग हैं, हम 40 लोगों की अगर कोई बात नहीं मानेगा तो उस राजा को क्या करेंगे? हम हटा देंगे। तो वो कौन सा समूह था? चहलगानी समूह था। चहलगानी समूह था। इसमें कौन लोग थे? 40 लोग थे। ठीक है, और कौन से थे? तुर्क के रहने वाले थे। बोला तुर्की लोगों की जो बात नहीं मानेगा उसे राजा नहीं बनने देंगे। तो इसको जो समाप्त करता है वो कौन करता है? वो बलवन समाप्त करता है। कौन समाप्त करता है? बलवन समाप्त करता है। और बलवन इसको चीज को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट, कि ये 40 लोग ही डिसाइड करते थे कि राज व्यवस्था कैसी होगी, राज व्यवस्था कैसी होगी। इसके बाद ये बात ध्यान रखना कि ये डिसाइड करना था कि बलवन, ठीक है, बलवन राज व्यवस्था कैसी हुई है देखिएगा कि सेनापति का क्या काम होंगे, सेनापति को क्या काम दिया जाएगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? चहलगानी लोग ही डिसाइड कर रहे हैं। मतलब कि राजा के डिसीजन मानने नहीं है, इन 40 लोगों के डिसीजन मानने हैं। इस एवज में क्या किया बलवन ने? कहा इनको सिलटाओ, सबसे पहले इनकी फील्डिंग साइड करो, इनको निकालने का प्रयास करो या इनको ध्वस्त कर दो, इनको हटा दो। तो एक साथ भी नहीं हटाया जा सकता, तो धीरे धीरे इनको सफाया कर दिया जाता है। तो किसके कहने पर किया जाता है? तो बलवन के कहने पर यह कार्य किया जाता है। तो ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की कहानी है।
किसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग? दिल्ली सल्तनत की कहानी अपन लोग पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत की कहानी पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है गुलाम वंश। कौन सा आता है? गुलाम वंश आता है, जिसे हम स्लैब डायनेस्टी बोलते हैं। कौन सी डायनेस्टी बोलते हैं? स्लैब डायनेस्टी बोला जाता है। और स्लैब डायनेस्टी के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार या कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? भारत में जो पहली मस्जिद बनी उनका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी का नाम है रजिया सुल्तान। इसका बेटे नालायक थे तो इसने अपनी बेटी को क्या कर दिया? राज्य अभिषेक कर दिया, राज्य की क्या कर दिया? शासिका घोषित कर दिया। तो ये 1236 से लेकर 1240 तक राजा रहती है। ठीक है। तो ये जैसे पुरुष लोग चला करते थे, पुरुष लोग कपड़े पहना करते थे, उसी तरीके से कौन कपड़े पहनती थी? रजिया सुल्तान। लेकिन क्या होता है, इसको चाहने वाले बहुत कम लोग थे। इसके बाद एवं इसके अगेंस्ट भी तो लोग बहुत सारे थे, इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग थे। तो इसको हटाने का प्रयास किया जाता है कि इस्लामिक चीजों में क्या होता है, महिलाओं को इतनी इंपॉर्टेंसी नहीं दी जाती है, तो इसको शासिका के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जाता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, कुतुब मीनार का। ठीक है। उसके बाद इसमें इल्तुतमिश ने अपना रोल प्ले किया। कुतुब मीनार के अलावा इल्तुतमिश आया, कुतुब मीनार में किसने बनवाई? पहले प्रारंभ जो किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश आया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी उसमें फ्लोर्स बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने भी क्या बनवाए? उसमें फ्लोर्स बनवाए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आंसर हमारा हो जाएगा बलवन। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो ये जो कहा था, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था। किसको कहा था भैया? ठीक है। ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है। इसमें हुआ क्या था वो समझना कि ये तो बोला गया कि हम भारतीयों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन भारतीयों के लिए कानून बनाया जा रहा है। भारतीयों के लिए कानून बनाया जा रहा है। किन के लिए कानून बनाया जा रहा है? भारतीयों के लिए यहाँ पे कानून बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें नियम कानून तो अंग्रेजों के चलने वाले, अंग्रेजों की ही सारे लोग बातें मानेंगे, अंग्रेजी लोग उसमें लीडर्स रहेंगे। तो इस वजह से भाई भारतीयों के लिए कानून है, लेकिन भारतीय लोगों को भी तो शामिल करो इस चीज में, भारतीयों को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। लेकिन इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा? दास्ता कहा। दास्ता का कानून या घोषणा पत्र कहा 1935 में। एक और व्यक्ति रहते हैं महात्मा गांधी जी। इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। चलो इनके जीवन की आपकी छोटी सी टाइमलाइन के बारे में बताता हूं आपको। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी का जो जन्म होता है वो होता है 1869 में। 2 अक्टूबर भी लिखना साथ में, ये तो बहुत फेमस डेट है, कोई भूलेगा ही नहीं। 2 अक्टूबर 1869, 1869, पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में होता है। ठीक है। इनको पढ़ने के इनके जो फादर साहब थे करमचंद जी, वो राजकोट रियासत में दीवान थे। राजकोट रियासत में दीवान बोले तो प्रधानमंत्री, दीवान बोले तो प्रधानमंत्री। ठीक है। तो भाई इतने अमीर आदमी के बेटे हैं तो पढ़ने भी बाहर ही जाएंगे, बड़ी बड़ी पढ़ाई करेंगे। उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी पढ़ाई, उस समय की सबसे बड़ी पढ़ाई थी बैरिस्टर यानी वकीली। वो पढ़ने कहां भेजा इनको? इंग्लैंड भेजा। कब भेजा वो भी मैं आपको बताता हूं, 1888 में। इंग्लैंड से रिटर्न कब आए? वो आए 1891 में। रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। और फिर ये साउथ अफ्रीका कब जाते हैं? 1893 में। उसी टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने, विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और ये कहां गए थे? साउथ अफ्रीका जाते हैं, केस लड़ने नहीं, ट्रांसलेटर के तौर पे जाते हैं साउथ अफ्रीका। और वहां पे अपना बिजनेस को सेटल करते हैं, वहां पे रहते हैं, सत्याग्रह करते हैं, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में, भारतीयों की स्थिति को देखते हुए।
एन नाटाल कांग्रेस की। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, छोटी सी ब्रीफिंग है इनके बारे में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है क्या कहा जाता है? धम्म चक्र सुत्त। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। धर्म की जो परिभाषा यानी बुद्धिज्म के बारे में जो बताने का प्रयास किया गया है वो यही किया गया। धर्म चक्र की शुरुआत बौद्ध ने 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश जो दिया था वो यही दिया था। इसका मतलब है बौद्ध ने 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। महात्मा बुद्ध यानी बुद्ध का जो बचपन का नाम, वास्तविक बचपन नहीं, वास्तविक जो नाम है वो क्या है? वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम क्या है बच्चों? सिद्धार्थ। बेटे का नाम क्या है? राहुल। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। रहते कहां थे? लुम्बिनी में, मतलब जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। ये बात आप लोग यहां से इनके बारे में ध्यान रखें। मौसी का नाम क्या था? गौतमी, इसीलिए गौतम बुद्ध पढ़ा, गौतमी पढ़ गया। नाम क्या पड़ा इनका? गौतमी, ठीक है। गौतमी इसकी मासी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना बौद्ध के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के अनुरूप भीड़ पर गोली चलाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध किया है? देखो अभी भीड़ क्या है, हमारे देश में निरंकुश हो चुकी है। भीड़ अगर निरंकुश हो चुकी है और जो किसी भी सैनिक का अधिकारी है वो आदेश देते हैं कि आप इस भीड़ पर गोली चलाइए, तो हमारी नागरिक संहिता के अंदर क्या आदेश दिया गया है? क्या उसे कानून में सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो हमसे पूछा जा रहा है। हाँ, क्योंकि वह अवज्ञा कर सकता था, क्योंकि वो देखो अब क्या है कि लीडर ने इसको आदेश दिया है, किसको? सैनिक को। उसके ऊपर जो लीडर था उसने सैनिक को क्या दिया? आदेश दिया कि इसने क्या बोला? सजा मिलनी चाहिए। कि भैया वो मना भी तो कर सकता था। इसको क्या चीज बोली गई है कि वो क्या कर सकता था बच्चों? मना भी तो कर सकता था। हाँ, तो इसको अपराध के लिए कोई सजा मिलनी चाहिए? बोले हाँ। आगे देखते हैं। हाँ, क्योंकि हिंसा दंडनीय होती है। हिंसा क्यों होती है? दंडनीय होती है। दूसरी बात सुनो, दोनों जगह ये बोला गया है इसको सजा मिलनी चाहिए। इसने तो अपने लीडर के कहने पे लगाया था, बोला था। ये तो शांति बंधु, इसका काम ही वही है। अगर आप किसी की हत्या कर देते हो सिविलियंस की तो आप हत्या कहलाते हो, और लेकिन आप बॉर्डर पे हत्या कर देते हो तो वह वध कहलाता है। ठीक है, अगर कोई वहां मरता है तो शहीद कहलाता है। बात समझो, वहां पे किसी की मारना वो अलाउ है। ठीक है, आओ नहीं, क्योंकि उसने सार्वजनिक आदेशों का पालन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं, क्योंकि वह सद्भावना पूर्वक मानता था कि वह कानून से बंधा हुआ है। कानून ये कहता है कि अपने सीनियर की बातों को मानना है, तो इस वजह से उसने सजा नहीं मिलेगी। उसने अपना कर्तव्य का पालन किया, उसने अपना फर्ज का पालन किया, तो फर्ज में कोई सजा नहीं होती। अब इनको ढंग से कर लेना भाई तुम। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। क्या है देखो, निम्नलिखित में संवैधानिक विशेषताओं को उनके संबंधित लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पहचानें। जैसे मौलिक कर्तव्य के नागरिकों की मान्यता प्रावधान जिम्मेदारी है। सही मिला रहा हूं कि एक बार देख लेना भैया। समान अधिकार कहां जाएंगे? जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, व्यक्तिगत का विवेक का सम्मान, सार्वभौमिक मताधिकार का आश्वासन सिद्धांत। ये है भैया, ये देखो, ये देख लो एक बार तुम। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, व्यक्तिगत विवेक का सम्मान है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, तो ये होता है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जमीनी स्तर पर क्या करना? कोई कार्रवाई करना। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? व्यक्तिगत विवेक का सम्मान, ये व्यक्तिगत है। तो अब ये देखो मैच कहां पे हो रही है सब चीजें। एक में सेकंड, एक किसमें जा रहा है? सेकंड में जा रहा है। ये तो हट गया, ए में फर्स्ट, ये भी हट गया, ए में फोर्थ। ये अरे ये ना अकेला बच्चा हो गया तो ध्यान ही नहीं दे रहा। अपन दो से भी कर सकते थे, यहीं से एलिमिनेट हो जाता, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको एक भी पता था ना तो आप आंसर कर लेते, मैंने तो बहुत लंबा पढ़ दिया। चलिए भाई, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो ये इस्तारा था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। किस टाइप के वन होते हैं बच्चों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। किस टाइप के वन है? उष्णकटिबंधीय। नीरव घाटी कहां पे है? केरल में। ठीक है, चलिए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखो सोलर सिस्टम में जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है वीनस। इसे भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। वीनस को यानी शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा। वीनस को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा,
भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार। ठीक है, एक कहा जाता है इसको शाम का तारा, सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार। ठीक है, सबसे चमकीला भी है, ब्राइटनेस है इसमें, चमकीला भी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसमें जुपिटर है वो सबसे बड़ा है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। इसके बाद कौन सा आता है? शनि आता है। सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखें। और एकमात्र जिस पर जीवन है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो क्या है? अर्थ है। ठीक है, मंगल का लाल लाल रंग का होता है मरकरी के कारण, सॉरी मरकरी क्या, रेड ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शनि पर सबसे ज्यादा क्या है? छल्ले बने हुए हैं। ये बात भी हमें यहां से याद रखनी है। स्टार होने के लिए क्या क्या कंडीशन का होना जरूरी है? स्टार होने के लिए किन किन कंडीशनों का होना जरूरी है वो आप बात भी अपन को यहां से याद रखनी है। स्टार होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है, एक तो लाइट का होना जरूरी है और एक हीट का जरूरी है। एक प्रकाश का होना जरूरी है और एक ऊष्मा का होना जरूरी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना, आओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया संविधान से जुड़ी हुई हैं? मतलब कि ऑस्ट्रेलिया संविधान से कौन सी चीज है जो जुड़ी हुई है? ऐसे हम अडॉप्ट करते हैं। जब हमारा संविधान आया था तो हमने अलग अलग चीजें की थी, अलग अलग जगहों से क्या किया था बच्चों? हमने अडॉप्ट करने का प्रयास किया था। तो अब कौन सी चीज है जो ली गई थी वहां से? तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ट्रेड एंड कॉमर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो यही लिया गया था भैया। याद रखोगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? अगर आपको जी मिल्खा गोल्फ अगर ये होता, इसको मैं हटा देता हूं, अब होता मिल्खा सिंह, आप क्या इसी को लगाते? क्या बोलते हैं? ये तो वो है स्प्रिंटर है यानी कि धावक है। और आप क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ही गलत है, ये जीव नहीं आएगा इसमें, हटाओ इसको, ये मिल्खा सिंह ही होगा भाई, ये सही है। जीव मिल्खा सिंह ही क्या है बच्चों? जीव मिल्खा सिंह है गोल्फ। और यहां ऐसे क्वेश्चन आता गोल्फ, वो गोल्फ क्या मिल्खा सिंह जी, अकेले मिल्खा सिंह आता तब कौन सा गेम होता? धावक होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? मिल्खा सिंह धावक और जीव मिल्खा पूछा जाए आपसे तो गोल्फर। जीव मिल्खा गोल्फर। इरफान पठान क्रिकेट, सही है। अमिताभ बिंद्रा राइफल शूटिंग, सही है। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा संबंधित है टेनिस से। बैडमिंटन से तो साइना नेहवाल है, साइना नेहवाल। आंसर क्या हो जाएगा यहां से हमारा? डी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से डी आंसर अपना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन एकक है, ज्योति फ्लैक्स का, ल्यूमिनस फ्लैक्स का है, ये एकक है यानी कि यूनिट है। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है 16 से 35 डेसिबल, 70 से 100 डेसिबल, 40 से 45, 10 से 15। तो 40 से 45 डेसिबल क्या है? सही है, लीगली है। ये बात अपने को यहां से याद रखने हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो है कैरोटेनोइट, कैरोटेनोइट। ये बात ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव को बचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? कैरोटेनोइट करता है। बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में प्रक्षिप्त करने का कहलाता है, उसे बोलते हैं इमल्सन। क्या कहलाता है? ए कोलोडाइल सिस्टम इन विच लिक्विड इज डिसिपियर्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड। ठीक, कोलाइडी एक तंत्र जो परिक्षेपित हो जाता है, जो दिखाई नहीं देता, मिलते नहीं, जिनके गुण आपस में मिलते नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं। ठीक है। नागालैंड राज्य दिवस प्रतिवर्ष
मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस समय नागालैंड की गठन हुआ था, तो इस वजह से 1 दिसंबर को नागालैंड डे मनाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, बोला सर मजदूर दिवस। लेकिन कौन 2 राज्य हैं जिनका व्रत मनाया जाता है या जन्मदिन मनाया जाता है? तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 के अंदर। इन 2 राज्यों का क्या हुआ था? गठन हुआ था। भूमि और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत, भूमि और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। विवाह कानून और गोद लेना संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सुनो, भूमि और कृषि राज्य सूची के अंदर आती है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो विवाह कानून और गोद लेना संवर्ती सूची के अंदर आता है। तो इसमें देखो दोनों ही सही है, ये सही है, ये सही है, दोनों सही करना पड़ेगा ना अपन को। तो ये देखो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 के किस स्थान पर कमीशन किया जाएगा? तो ये कोच्चि में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? कोच्चि, केरल में किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ये बहुत पहले भी क्वेश्चन आया था, सेम हो गया, ये बन गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। चलिए आइए देखते हैं। नवंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर किस स्तर तक बढ़ी है? तो आप बता दो भैया कितने स्तर तक बढ़ी है? तो वो 0.71 तक बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 0.71 तक बढ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने औपचारिक रूप से 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? तो वो ब्राजील ने सौंपी है। किसने सौंपी है बच्चों? ब्राजील ने सौंपी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है। कितने बच्चों? 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।